इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो लैंग्वेज पेडागोजी है, ये है लैंग्वेज पेडागोजी। तो लैंग्वेज पेडागोजी में हम लोग चैप्टर 8 करने जा रहे हैं। क्या नाम है उसका? एवोल्यूशन एंड असेसमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की क्या विधि होती है। तो ये वाला डायरेक्ट तुमको नाम से मिल जाएगा, किससे में? सीटेट में नाम से मिल जाएगा। लेकिन यही वाला हमारा जेटेट में भी काम आएगा। किसमें काम आएगा? जेटेट में भी काम आ जाएगा। तो ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं भाषा शिक्षण में क्या होता है हमारा। तो भाषा शिक्षण में सबसे पहले हम लोग मापन, आकलन और मूल्यांकन का अर्थ देखेंगे। थोड़ा स्पीड रखते हैं। मापन का मतलब खाली अंक नहीं मापना है ना। देखो मापन है कि मापन का मतलब है कि यह केवल एक संख्यात्मक जानकारी दे दिया। देखो मापन दो तरह का होगा, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। तो जो हमारा क्वांटिटी है वो क्या बताता है? नंबर बता देगा। और क्वालिटी क्या बता देगा? नेचर बता देगा। अब असेसमेंट का मतलब आकलन करना है। तो आकलन जिंदगी भर चलता है। आकलन क्या चलेगा हमारा? जिंदगी भर चलेगा। तो जिंदगी भर चलेगा तो आकलन में बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, कहाँ उसको देखना है, कैसे नहीं देखना है ना। तो इसी के लिए इसको हम लोग प्रोसेस और ओरिएंटेड बोलते हैं कि यह प्रक्रिया हमारा जीवन भर चलता रहता है। तो अब देखो, हाँ वो सब इसका हिस्सा है। जो देखना, भटकना नहीं। मापन जानेंगे, आकलन जानेंगे और मूल्यांकन का खाली अभी अर्थ जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? अर्थ। तो मापन बता दिए, दो तरीका का होगा, एक संख्या बताएगा हमने क्वांटिटी, और एक क्वालिटी। आकलन, तो आकलन का मतलब जिंदगी भर चलता रहता है। टास्क में अगले बार में चलेंगे हम लोग, अभी माने समझे। और मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन, यहीं पे कंफ्यूजन है। लोग सोचेगा आकलन और मूल्यांकन एक ही है। तो आकलन का मतलब क्या है? आंक रहा है ना। और मूल्यांकन है तो मूल्यांकन में हम लोग मापन भी लेंगे और आकलन भी करेंगे। यही बहुत बड़ा अंतर हो गया। समझे? इसीलिए बोले थे सारांश मत करना। सारांश में एक एक लाइन में रहेगा ना। तो मापन, सबसे पहले मापन क्या होगा? तो हम लोग मापते हैं या तो संख्या से या तो नेचर से। आकलन में क्या करेंगे हम लोग? आकलन कर रहे हैं उसका। तो आकलन तो जिंदगी भर में चलता है। लेकिन अगर मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में मापन भी होगा और आकलन भी होगा। और जब मूल्यांकन है तो मूल्यांकन कब करते हैं हम लोग? अंत में करते हैं कि हमारा शिक्षण उद्देश्य क्या हुआ और कैसे नहीं हुआ। तो देखो इसमें तो जजमेंट है कि छात्र अगली कक्षा में जाने योग्य है कि नहीं है, पास करे कि फेल करे। तो मूल्यांकन हमारा जजमेंट हो जाता है। तो अब आ जा हमारा भाषा न है, तो भाषा का मूल्यांकन कैसे करना है? भाषा वाला में तो भाषा का मूल्यांकन कोई गणित और साइंस को ऐसा नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं देखेंगे वो सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, कि क ख ग घ की जगह क्या लिख रहा है, वो हमको नहीं देखना। मापन में क्या देखना है? सबसे पहले बच्चा भले गलत लिखे लेकिन अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं। तभी सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है ना, लैंग्वेज में स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा एसएसटी में, नहीं फिर उसका नंबर देता है टीचर कि वह अभिव्यक्त ठीक से कर ले रहा है। तो क्या देखेंगे? अभिव्यक्त करेगा कि नहीं, मौलिकता है कि नहीं, भाषा में शुद्धता है कि नहीं। इसको तो सब लास्ट में देख रही ना। और संदर्भ का प्रयोग सही सबसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मूल्यांकन जब पता चल गया कि मूल्यांकन में हमारा मिश्रण हो गया किसका किसका, मापन और आकलन। तो देखो आकलन तो जिंदगी भर चलता है। जब जिंदगी भर चलेगा तो वही तो घुस गया मूल्यांकन में। तो मूल्यांकन तो हमारा जिंदगी भर चलेगा। तो मूल्यांकन जब जिंदगी भर चलेगा तो वही से होगा सीसीई, यानी कंटिन्यूअस होगा और कॉम्प्रिहेंसिव। अभी किसी से पूछते हो कि क्या ऐसा वजह है कि मूल्यांकन जिंदगी भर चलता है, तो नहीं बताएगा। लेकिन तुम यहाँ बता सकते हो कि मूल्यांकन जिंदगी भर इसलिए चलता है क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत आकलन होता है। और आकलन तो जिंदगी भर चलता है। उसी के चक्कर में बेचारा गेहूं के साथ घुन भी पिसा गया, मूल्यांकन में जिंदगी भर चल गया। तो मूल्यांकन में जब जिंदगी भर चल गया तो यहाँ हमारा जो एवोल्यूशन है वो हो गया हमारा कंटिन्यूअस, और वो हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का है हो गया कि अगर मापन कर रहे हैं तो हम क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी यानी नेचर भी ना माप रहे हैं। तो ये व्यापक न हो जाएगा, नेचर चरित्र सब कुछ करेंगे तो व्यापक हो जाएगा। संकुचित क्या होगा? खाली विषय का नंबर, कि 10 लाई है कि 20 लाई है। अब तुम लोग देखना बहुत जल्दी नींद आएगा क्योंकि यहाँ एकदम एक्टिव होता जाएगा ना लर्निंग। हम हावी होते जाएंगे बोलने में और तुम लोग मजबूर होकर क्या करोगे? सुनोगी। तो आधे घंटे नहीं, आधे घंटे के अंदर नींद आएगा क्योंकि यहाँ बातचीत कम करने का मौका देंगे। इस बार ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि भगाना है। क्यों भगाना है? देखो तो वो पता नहीं चल रहा होगा, ये लगभग 80 पन्ना खत्म करना है मात्र आधा ही घंटा में। तो यहाँ हमारा मूल्यांकन में फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव हो गया और फीडबैक क्या हो गया। जैसे तुम पूछ रहे थे कि फीडबैक क्या है, जितना पूछ रहे सब इसमें डाल दिया। फॉर्मेटिव क्या है? फोर के लिए यानी सीखने के लिए मूल्यांकन। सम यानी समरी बता देगा लास्ट में। और फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि यानी कमी और खूबी बता देगी। हॉलिस्टिक तो कल समझा दिए हैं कि रंग होली में क्या लगाता, पूरा न लगा दिया, होली होली हो गया पूरा पूरा, यानी कि पूरा सर्वांगीण विकास हो गया। और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक हो गया। अच्छा ठीक है। तो ट्रैप
ट्रैप में देखो, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? तो बच्चा को ट्रैप देगा कि फेल करना चाहे पास करना या तुलना करना, तो वो सब नहीं है। फेल पास करना नहीं है, बल्कि हमको मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हम अपना कमी को पहचाने और क्या करें, दूर करें। तो मूल्यांकन डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि सुधार करने के लिए, तब ना। सीटेट में हम लोग फेल फेल करके तो बुला रहे हैं, तुम तो बेवकूफ, फेल कर गया। फेल नहीं, सीटेट हमको बोल रहा है, बाबू अभी तुम बुतरू हो, जाओ अगली बार पढ़ के आना, है ना। अच्छा, यहाँ तो हो गया। पार्ट टू में चलो जल्दी जल्दी। दिव्या कहाँ है? ध्यान, तेरा मोबाइल चला रही है। हाँ आ गई तो बुला लो, क्योंकि बहुत अच्छे से हम नोट्स बना करके देख रही कर रहे हैं। अगर बोलोगे तो 5 मिनट हम लोग वेट भी कर सकते हैं। अच्छा देखो, अब आज हम लोग में अब सबसे पहली बात आ जाए, भाषा शिक्षण के मूल्यांकन की विधि क्या है ना। तो विधि क्या है, तो रुक जाना 1 सेकंड के लिए, है ना। तो अब हम लोग देखें भाषा शिक्षण के मूल्यांकन की विधि, हम लोग देखते हैं, है ना। तो भाषा शिक्षण का मूल्यांकन में विधि में देखो, जब विधि पूछा जाएगा ना, तो विधि में आएगा तुम्हारा रचनात्मक और योगात्मक, याद रखना। तो ये वाला तो बहुत अच्छे से तुम्हारा काम आएगा, रचनात्मक और योगात्मक। यानी रचनात्मक क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिव, और योगात्मक क्या कहलाएगा, समेटिव। देखो, मूल्यांकन का दोनों प्रकार को समझना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक को पता चलना चाहिए कि हमारा रचना, देखो हिंदी को छोड़ दो, बहुत दिक्कत होगा, अंग्रेजी में चलना। कि फॉर्मेटिव के यानी हम लोग कब सुधार करते हैं, तो सुधार कैसे करोगे, तुम जांचेगी तब ना सुधार करेगी। और समेटिव में कि हमको अब कब ग्रेड देना है, तो हमको सुधार भी करना और ग्रेड भी देना देना है, इसलिए फॉर्मेटिव भी चाहिए और समेटिव चाहिए। अभी किसी से पूछो क्यों चाहिए फॉर्मेटिव, क्यों चाहिए समेटिव, नहीं बताएगा। तुम बता सकती हो कि हमको एक एज ए टीचर सुधार करना है, लेकिन कब करें, रात में कि दिन में? वह वक्त कौन बताएगा, फॉर्मेटिव बताएगा। ग्रेड क्या देना। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आते हैं, अगर जो हम लोग फॉर्मेटिव में, यानी हमारा तो वो है सुधार के लिए है, जिसको बोलते हैं सीखने के लिए आंकना। तो यह कब होता है भाई, तो यह चलते चलते होगा। कैसा होगा, चलते चलते होगा। तो इसका मतलब है कि उद्देश्य हमारा क्या है, कि जो भी कठिनाई है उसको पहचान लो, और किसमें सुधार करो, बच्चा में नहीं, शिक्षक में सुधार करो, और मौका दो। तो यह अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक मतलब हम पेन पेपर नहीं लेंगे तुमको, है ना। फॉर्मेटिव वाला ऐसे बोल भी देंगे, अरे ये होगा, जैसा भी हम इसको बता दिए। क्या पोर्टफोलियो कौन करता है जी, बोले टीचर, हम बोले नहीं, वह कौन करेगा, छात्र। तो चलते चलते ने कर दिए। हम इसे सवाल दागे कि नहीं दागे, तो हमारा इसका क्या फॉर्मेटिव ये हो गया, हमारा असेसमेंट हो गया, है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, हमारा आकलन है। तो मूल्यांकन आकलन में पता चल जा रहा है ना। असल में मूल्यांकन का कोई वजूद नहीं है, एक होता है मापन और एक होता है समझो मेरी तरफ, एक होता है मापन और एक होता है आकलन। मूल्यांकन का कुछ नहीं है। तो जैसे हम चावल में दाल मिला देंगे तो खिचड़ी ना हो गया। तो मापन को तुम आकलन से मिला देगी, तो यानी मापन मापो, और आकलन जो है सो जिंदगी भर करो। तो उसी का नया शब्द दे दिया क्या, मूल्यांकन। उसी में कंफ्यूजन होगा। और उसी में लड़की लोग बोलेगी, सर इसमें जो सो असेसमेंट क्यों लिखे हैं, इसमें एवोल्यूशन ना लिखते, एवोल्यूशन फॉर लर्निंग। तो भैया एवोल्यूशन क्या है, मूल्यांकन का तो वजूद है क्या, नहीं ना। वो तो आकलन से न बना है। तो आकलन ना करेंगे, तो आकलन करेंगे, इसीलिए यहाँ असेसमेंट फॉर यानी आकलन, मैंने आगे सीखने के लिए। तो यहाँ तो ये हो गया हमारा। तो ठीक है, आकलन में हमारा क्या था, अनौपचारिक होगा, यह अंक और ग्रेड से ज्यादा फीडबैक देता है। क्या दे रहा है, फीडबैक, क्योंकि ग्रेड तो हम लोग कब करेंगे, फॉर्म लास्ट में समेटिव में करते हैं। दूसरा राज हम लोग इसमें देखते हैं क्या, योगात्मक का देखते हैं। योगात्मक कब होता है, यानी कि तुम कितना योग यानी जमा कर लिए। तो योगात्मक का मतलब कोई भी चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, या कोई भी सेशन खत्म हो जाएगा, या साल, तो किसी एक यूनिट के इंड होने पे, क्या होने पे, इंड होने पे, एंड होने पे हमारा हो जाएगा योगात्मक यानी समेटिव। तो इसका उद्देश्य क्या है, कि टोटल अचीवमेंट को मापना और उसको ग्रेड देना। तो इसमें फीडबैक उतना महत्व नहीं है। तो यह औपचारिक होता है, तुमको एग्जाम लेगा, स्कूल में पूछेगा, बुला बुला के पूछेगा, दौड़ा दौड़ा के पूछेगा, है ना। इसमें छात्र की तुलना मानक से की जाती है। तो मानक क्या, तो मानक वह होता है जो पहले से 100 नंबर का हम प्रश्न पत्र दे देते हैं, 150 नंबर का सीटेट का एग्जाम में दे देंगे, तो वह प्रश्न तेरे लिए क्या होगा, मानक ना हो जाएगा उसके आधार पर। और यह अगर तुम असेसमेंट फॉर लर्निंग में जा रही है, तो उसमें कोई मानक तय नहीं होता है, कुछ भी हम कहीं से कर सकते हैं। और एक सीखने के रूप में असेसमेंट एज लर्निंग, तो असेसमेंट एज लर्निंग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि लगता है टीचर करता है, लेकिन टीचर नहीं करता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो स्वयं भी करेगा, और जब दोस्त करेगा तो उसको कहेंगे पीयर असेसमेंट। क्या कहेंगे उसको, पीयर असेसमेंट।
तो देखो विशेषता में सबसे पहला फॉर्मेटिव सीखने के लिए और समेटिव सीखने का है ना। फॉर्मेटिव शिक्षण के दौरान चलेगा ऑन गोइंग, और समेटिव टर्म इन में चलेगा। फॉर्मेटिव का मुख्य लक्ष्य क्या आता है, सुधार और प्रगति, इंप्रूवमेंट है फॉर्मेटिव में। और समेटिव में है जजमेंट देता है, पास हो जी कि फेल हो जी। फॉर्मेटिव में हमारा तुरंत है और सुधारने के लिए दे रहा है, लेकिन समेटिव में एग्जाम लेके 1 महीना बाद रिजल्ट निकालेगा, है ना। फॉर्मेटिव में देखो उपचार करते हैं, उपचार का मतलब तुम्हारा कहाँ पर जानकारी नहीं है उसको सुधार देंगे। और ये तो सीधा प्रमोशन देंगे या डिमोशन देंगे, है ना, जहाँ वहीं रोक देंगे, डिमोशन नहीं देंगे, रोक देंगे, है ना। तो देखो यहाँ से हमारा कौन कौन सा खतरनाक है जो कि परेशान करेगा। सेल्फ असेसमेंट जान गई, पीयर असेसमेंट जान गई, डायग्नोस्टिक यानी कि सुई लगाने के पहले खून का जांच करेगा, और तुम्हारा पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो पे देखो, यहाँ यहाँ एगो दिक्कत है, छात्र के कार्यों का क्रमिक संग्रह। तो क्रमिक संग्रह कौन करेगा, गुरु जी, बच्चा करेगा। हम तुमको एगो लिफाफा दे देंगे, हम लिफाफा के रूप में असाइनमेंट दे रहे, तो जमा कौन कर रहा है, वो सारा नोट्स हमारा, हम कि तुम ही लोग ना कर रही है। तो वही ना पोर्टफोलियो हो रहा है। अच्छा, तो खाली पोर्टफोलियो असाइनमेंट नहीं है, हम तुमको एक लिफाफा जैसा बक्सा देंगे, और उसमें तुम दिन भर क्या क्या काम की है, क्या चुगली की, क्या नहीं चुगली, क्या पढ़ी, कब सोई, कब क्या, सब कुछ को क्या लिख कर कागज में यहाँ क्या जमा कर दो। सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, वो सब यहाँ। अरे सब देखो यहाँ, कोई बात नहीं, यहाँ इसको देखो, इसका लेवल बहुत हाई रखे हैं क्योंकि हम खुद इसी के से ना एग्जाम देंगे। तो यहाँ देखो परीक्षा में प्रश्न आएगा, क्या आएगा कि शिक्षक पढ़ाते समय बच्चों से प्रश्न पूछता है, यह क्या है, तो कह रहा पढ़ाते के समय ना पूछ रहा है। ये हमारा फॉर्मेटिव हो गया, क्या होगा, फॉर्मेटिव हो गया। अच्छा, जब फॉर्मेटिव हो गया तो देखो सत्र के अंत में दी जाने वाली परीक्षा क्या होगा, तो समेटिव हो गया। ये हमारा समेटिव हो गया। तो ये तो अब देखो, अब हम लोग सबसे खतरनाक करेंगे जो एग्जाम आता, पोर्टफोलियो, चेक लिस्ट और ऑब्जर्वेशन। क्या इतना ही है कि और भी है, और भी है, यहाँ नाम तो नहीं दिए, आप कैसे करोगी, कहीं अगर वो सब आ गया एग्जाम में तो तो सारांश में होता क्या बताओ। अब पार्ट 3 में आते हैं हम लोग, है ना। देखो रफ्तार, अगर अभी लिंक भेजे रहते तो वहां होता इतना जल्दी जल्दी, नहीं ना होता, टाइम लगता। अब चलो यहाँ हमारा, अब ये चेतक और दौड़ेगा। चेतक दौड़ रहा है मतलब क्या, मूल्यांकन के उपकरण देख रहे हैं, यानी कि टूल्स और टेक्निक्स देख रहे हैं, किसका, एवोल्यूशन का। तो हम तुम्हारे लिए जान पाता है कि तुम यहाँ जहाँ अटकोगे वहां हम कहानी डाल देते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो देखो टीचर आरती मैम रोहन को एक फाइल दे दी, बोली साल भर का पढ़ाई में जो जो हरकत करोगे ना रोहन, इस फाइल में रखना। तो रोहन क्या किया, अपना कहानी को रखा, चित्र को रखा, एक दो को गलत आंसर रख दिया था उसको भी लिख लिया, और जो सुधार ला है उसको भी कागज में उस लिफाफा में जमा करता गया। साल भर जमा करता गया, तो साल के अंत में जब मैम के पास वह फाइल गया, वो खोली, खोली तो शुरू से लेके अंत तक रोहन का तरक्की का उसको दिखा ना एक पैटर्न, कब क्या किया। तो मैम मुस्कुराए, बोलते यही फाइल बताते कि तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, तो यही है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है हमारा, देखो पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का क्रमबद्ध संग्रह होता है। तो यह संग्रह मैडम नहीं ना कर रही है, रोहन न कर रहा है। तो इसमें प्रक्रिया, प्रयास, प्रगति सब कुछ दिखाता है, इसलिए इसको मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। बहुत बड़ा चीज क्लियर हुआ ना। हाँ, अच्छा हाँ। हाँ, क्रमिक का मतलब सोचो, हम तुमको बोलेंगे ये वाला घर बनाना है, तो अचानक चुटकी बजाई और घर बन गया क्या, एक एक ईंटा जोड़ी है ना। तो अब हम तुमको लिफाफा देंगे तो तुम एक एक दिन का नाम वहां भर रही है, कि सोचो एग्जाम में गई, पेपर दिया, ऐसे करे चुट, सब सॉल्व लीजिए सर। तो स्टेप बाय स्टेप। तो यही हो गया तुम्हारा क्रमिक संग्रह, सिस्टमेटिक कलेक्शन। तो इसमें क्या होता है, तो छात्र द्वारा लिखा गया कहानी, कविता, चित्रकारी, स्वयं के द्वारा किए गए सुधार, शिक्षक की टिप्पणी को सब कुछ क्या करते हैं, रटते हैं। अच्छा रटते हैं तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो देखो इसमें फायदा क्या हुआ, छात्र अपना कहानी, कविता, चित्रकारी, स्वयं के द्वारा किया गया सुधार और शिक्षक की टिप्पणी, सब कुछ को लिफाफा में भरता ना गया। तो भरता गया तो इसमें रटा है क्या बच्चा, सीखने का पोर्टफोलियो जब मैडम को मिलेगा तो पूरा प्रोसेस हमें पता चल जाएगा, ये कैसे कैसे किया, क्या 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 कैसे सीखा। तो देखो, और सबसे बड़ी बात है, जब पेरेंट्स आएगा उसका मीटिंग होगा, तो माता पिता को दिखा देगा वाला फाइल कि देखिए आपका बच्चा का कैसे कैसे प्रगति है। यह सबसे प्रामाणिक दस्तावेज वह है कि शुरुआत में तुम्हारा बच्चा कहाँ था और अब हम इसको कहाँ ले गए हैं।
तो सीटेट का कीवर्ड में इसको देगा प्रोग्रेस ओवर टाइम, यानी क्रमिक प्रगति। तो क्रमिक प्रगति में कौन सा है, पोर्टफोलियो है। और वहां ऑप्शन में दे देगा क्या, रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट। तो लड़की लोग उसी को टिक मारेगी, है ना। तो हाँ, तो देखो अब सुनो, अब बहुत तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक नोट्स ही रखे हैं, तब मेरा 2 दिन 3 दिन से इसी में लगे थे, तो ये तुमको बहुत पसंद आएगा। खाली तुम ध्यान दो, जो नहीं सीखेगी ये समझी को पूछना हमारा। अब पोर्टफोलियो और एक हमारा कम्युलेटिव रिकॉर्ड, ये क्या होता है। इसको हिंदी में संचयी बोलते हैं, संचयी रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, संचयी। तो संचयी रिकॉर्ड में सबसे पहले देखो, 2 फाइल और 2 काम, जहां हार्ड है वही कहानी डाले हैं। जैसे अमन की अलमारी में 2 तरह की अलग अलग फाइल थी। पहली फाइल अमन खुद भरता था, तो जब खुद भरता था तो उसमें उसे कहानी है, चित्र है, गलत उत्तर भी है, सुधारे हुए काम भी रखता था। तो जब अमन को उस फाइल को खोलता है, तो उसको देखता है क्या कि वह पहले क्या नहीं कर पाता था और अब वह क्या करना सीख गया है। ये को फाइल हो गया। दूसरा वाला फाइल क्या है, स्कूल की अलमारी में रहती थी। तो इसको देखो, ये जो ये वाला अमन का जो फाइल है ना, ये अमन के घर में रह रहा है। ये पोर्टफोलियो है, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चा खुद से ही भरता है, याद रखना। और दूसरा वाला ना फाइल स्कूल में है, तो स्कूल में है, तो स्कूल में कौन भरेगा, टीचर ना भरेगा। तो वो वाला फाइल जब खोला तो देखता है कि अमन का कक्षा, फिर क्या देख रहा है कि उपस्थिति, फिर स्वास्थ्य, फिर हर साल की रिपोर्ट। बोला, अरे गुरुजी को मालूम है कि हम परसों अब्सेंट किए थे, तो लिख दिए अब्सेंट। यानी कि संचय करके रख रहा है, कौन रख रहा है, गुरु जी। वही संचयी रिकॉर्ड हो गया, क्या हो गया। देखा ना, स्कूल में 75 का रिकॉर्ड होता है कि नहीं, रजिस्टर होता है ना। तो अब अमन समझ गया कि एक तो फाइल सीखने का यात्रा दिखा रहा है कि पोर्टफोलियो, और जो संचय रिकॉर्ड है वह बच्चे का पूरा संचय करके रख रहा है कि बच्चा कब कब अब्सेंट कर रहा है, कब प्रेजेंट, कब होमवर्क बनाया, कब नहीं बनाया, यानी कि पूरे बच्चे की पहचान। तो देखो, कहानी से स्पष्ट हो गया कि पोर्टफोलियो क्या है, विद्यार्थी द्वारा तैयार किया गया है। यही एग्जाम में आता है, पूछ देगा कि पोर्टफोलियो कौन तैयार करता है, लिख देगा टीचर। सब कोई मार के आएंगे टीचर, है ना। हाँ, हम भी तो प्रोग्रेस कार्ड तो टीचर ही बनाता अब है। बोले ना, ये पेडागोजी करो ना, 30 नंबर में तुम लोग का 25 नंबर आएगा। जो हम अभी करा रहे हैं 2 दिन से, तुम्हारा 30 में 25 यही इसी से आ जाएगा तुम्हारा। तो पोर्टफोलियो शिक्षक नहीं करेगा, कौन करेगा, विद्यार्थी करेगा। अच्छा, और इसमें कार का संग्रह होता है, जबकि कम्युलेटिव रिकॉर्ड विद्यालय द्वारा रखा गया है, बच्चे का स्थायी समग्र अभिलेख होता है। तो तुमको हम मजाक मजाक में पोर्टफोलियो के साथ साथ क्या दे दिए, तुमको कम्युलेटिव भी दे दिए। तो गई थी तुम खाना खाने और फ्री में तुमको नाश्ता करा दिए। अब अगला वाला देखो, पोर्टफोलियो में शिक्षक करता है या छात्र। एकदम डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही डाल दिए हैं, तो अब आंसर आएगा ना, मुख्य रूप से छात्र करता है, लेकिन शिक्षक उसका मार्गदर्शन करेगा, बताएगा ना कैसे लिखना है, क्या चयन करोगे, कैसे मूल्यांकन करोगे। जैसे देखो, छोटी से सब कहानी से देखो, रोहन अपनी फाइल में खुद कहानी, चित्र, लिखित काम और सुधार उत्तर रखता था। टीचर खाली बताती थी, इस काम को भी रखो, इसको काहे छोड़ दिया है, रसोईया में क्या खाना खाया था उसको भी रखो, जो बस गाइड कर दे रही है। तो देखो, फाइल फाइल तो रोहन का था, पर दिशा कौन दे रहा है, टीचर का। और काम कौन कर रहा है, रोहन ही कर रहा है, यानी स्टूडेंट ही कर रहा है। तो सीटेट में याद रखना, पोर्टफोलियो विद्यार्थी द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि शिक्षक उसका क्या करता है, मूल्यांकन। अब देखो एग्जाम में ट्रैप देगा, पोर्टफोलियो केवल शिक्षक बनाता है। हाँ, फंस रही थी ना अभी। अरे केवल, अच्छा ये केवल का मान लो हटा दे। हाँ, वो कौन है। हाँ, वो स्टूडेंट है। अगर मान लो केवल नहीं देंगे, खाली लिखेंगे पोर्टफोलियो शिक्षक बनाता है, तो भी गलत होगा। नहीं, तो भी गलत होगा, नहीं। हाँ हाँ, बनाएगा, बनाएगा पोर्टफोलियो बच्चा, शिक्षक खाली फैसिलिटेटर रहेगा। तो ये वाला सवाल तुम ही लोग जानोगी। पूरा जो स्टूडेंट लोग हमारा अभ्यास क्लासेस में है, कितना बार बोले घर आओ, तो नहीं आए तो कोई नहीं जानेगा ना कि। और बाकी दूसरा, पोर्टफोलियो सिर्फ रिकॉर्ड का फाइल है, तो नहीं, गलत है। पूरा समग्र प्रगति का है कि शुरुआत से लेकर अंत तक कहाँ गया। पोर्टफोलियो छात्र केंद्रित है और प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन है, एकदम सही है, क्योंकि छात्र ही न कर रहा है। तो अब क्लियर हो गया पोर्टफोलियो। अब तुम्हारा थकावट दूर होगा। अब आ जाओ ऑब्जर्वेशन, है ना। फिर से कहानी देखो, मैम बस देखती रही कैसे। कक्षा में बच्चे समूह बनाकर कहानी पर चर्चा कर रहे थे, नेहा मैम कुछ भी नहीं बोली, न टोकी है न ही लिखी है। वे बस यह देख रही थी कि कौन बच्चा बोल रहा है, कौन सुन रहा है, और कौन चुपचाप बैठा है। तो घंटी बजने के बाद नेहा मैम समझ चुकी थी कि किस बच्चे को बोलने में संकोच है और किस बच्चे को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
तो नेहा मैडम चुपचाप से ऑब्जर्व कर रही है, कुछ बोल रही है क्या? नहीं ना। यही ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कभी भी कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में मूल्यांकन का तकनीक ही है। यह भी क्या मूल्यांकन का तकनीक है, जिसमें टीचर चुपचाप रहेगा, कैमरा के जैसा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। कैमरा कभी टोकता है किसी को? नहीं करता है। तो ऑब्जर्वेशन यानी कैमरा हो गया। बच्चे का स्वाभाविक व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को ध्यान से देखेगा। तो शिक्षक कक्षा की गतिविधि के दौरान बच्चे के व्यवहार को ध्यान से देखता है। तो क्या क्या ध्यान से देखता है? तो देखेगा बच्चा बोल कैसे रहा है, सुन कैसे रहा है। तो देखो, ये स्पीकिंग और सुनने का कौशल को मापने का बहुत अच्छा तरीका है ना, ऑब्जर्वेशन। कौन सा दो कौशल अपना पूछेगा कि ऑब्जर्वेशन में कौन सा दो कौशल अच्छा से होता है? तो पहला है स्पीकिंग यानी बोलना, और दूसरा सुनना, कि हम जो बोल रहे हैं वो तुम ठीक से सुन रही कि नहीं सुन रही है। क्या देखें? तो बच्चा समूह का चर्चा में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कि वह दूसरों से बात कर रहा है कि क्या कर रहा है। ऑब्जर्वेशन हो गया तुम्हारा। अब देखो एंटीसीडेंट रिकॉर्ड यानी उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। तो ये क्या है, पहले कहानी समझो, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी घटना है, छोटा सा नोट है। कक्षा में एक दिन सोनू ने देखा कि उसकी सहेली पढ़ नहीं पा रही है। सोनू चुपचाप उसके पास गया और धीरे धीरे सबसे फुसफुसा कर उसको बता रहा है, इसको ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। तो मैडम देखी है, क्या देखी है, कि सोनू उसको मदद कर रहा है। कक्षा खत्म होने के बाद उसने अपनी डायरी में लिखा, कौन, मैडम लिख रही है, कि सोनू ने आज क्लास में सहानुभूति दिखाया और सहयोग दिया। और सोनू को कुछ भी नहीं मालूम है कि मैडम कुछ लिख भी रही है उसके बारे में। तो देखो, अब सोनू को कोई नंबर भी नहीं दी है, न ही शाबाशी दी है, ठीक है, कुछ भी नहीं की है। न कोई नंबर दिया गया और न ही पूरी पूरी कॉपी भरी गई, मतलब कि टीचर अपना पूरा कॉपी भी नहीं भर रहा है। खाली एक नोट लिख दिया, आज का क्लास में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है सोनू, सहायता किया दूसरे को। तो देखो, किसी खास घटना का छोटा सा लिखित जो रूप होता है ना, उसी को कहते हैं उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। अब आया समझ में? तो आधा था तो अब मजा आ रहा है, ये बताओ। हाँ। हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात है कि किसी खास घटना का छोटा सा लिखित विवरण, और विवरण जिसका दिल लिख रहे हैं उसको हम जाकर बता भी नहीं रहे हैं, नहीं बता पा रहा सोनू को। तो निष्कर्ष क्या निकला कि इस कहानी से स्पष्ट होता है क्या, कि एंटीडोटल रिकॉर्ड जो है यानी उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड बच्चे के व्यवहार या सीखने से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण घटना का संक्षिप्त और लिखित विवरण होता है, जो कि बच्चा का व्यक्तित्व और बच्चा का सामाजिक विकास को समझने में सहायता करता है। तो देखो, बच्चा का जीवन का विशिष्ट घटना था ना क्या, कि वह उसको सहायता कर रहा है अपनी सहेली को। ऐसे पढ़ो यानी स्पेसिफिक इंसिडेंट का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। तो ऐसा ये वाला उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड को रखने से बच्चा का व्यवहार पता चलेगा, उसका नैतिकता पता चलेगा, है ना, और उसका दृष्टिकोण पता चलता है कि बच्चा कैसा है, दूसरे से झगड़ालू है कि दूसरे से मिलनसार है, कि एक दूसरे को लेकर चलने वाला है। तो तुम्हारा वो भी उपवा क्या नाटक बता दिए। अब आ जाओ चेक लिस्ट, एग्जाम में आता है ना चेक लिस्ट, आता है ना। तो तुम लोग तो बोल ही नहीं थे कि ये सब रखने के लिए, हम रख लिए ना ये सब, मनीष को करा दिए थे। करवा दिए थे। शकील और तो करा दिए थे तो ठीक है। पूछे थे हमसे, एक पकड़ी थी। अच्छा, अच्छा ठीक बता रहे हैं। तो चेकलिस्ट क्या है, खाली हाँ या ना में देना है। कैसे? पहले कहानी सुनाते हैं। पिंकी मैडम बच्चों से कहानी पढ़वा रही थी। जब राहुल ने कहानी पढ़ी तो मैम ने अपनी सूची, एक मैं सूची रखी, उसमें चुपचाप से खाली टिक लगा रही, चेक लिस्ट। जैसे हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो तुम चेक करो कि ना एडमिट कार्ड लिए कि नहीं, पेन लिए कि नहीं, आधार कार्ड लिए कि नहीं लिए। तो सूची में क्या क्या लिखा था, उसमें सूची में लिखा हुआ था कि कहानी पढ़ सकता है तो टिक कर दी हाँ, शब्द पहचानता है टिक करी हाँ, वाक्य पूरा बोलता है टिक कर दी हाँ। तो मैम ने कोई लंबा नोट नहीं लिखा, ना ही कोई स्तर बताया, बस यह देख लिया कि राहुल जो लिस्ट है उस लिस्ट में क्या क्या कर पा रहा है और क्या क्या नहीं कर पा रहा, उसको क्या कि चेक करते गए। ये हो गया, चेक लिस्ट हो गया। तो इससे निष्कर्ष होता है कि चेकलिस्ट यानी जांच का पहले से सूची उसके पास होता है, तो वो सूची में देख लेती है कि ये तो हमारा मूल्यांकन का उपकरण ना हो गया। तो उपकरण हो गया तो कौन सा विशेष काम सकेगा, कौन सा नहीं सकेगा, उसमें खाली सही या उसमें गलत लगा देगी, वही हो गया चेक लिस्ट। अच्छा, एक होता है तुम्हारा रेटिंग स्केल, जो कि मनीष सर नहीं बताए होंगे, नहीं ना बताए थे, हाँ। तो रेटिंग स्केल बार बार नहीं पूछता है तो लोग इसे इग्नोर कर देता है, लेकिन हम खुद परीक्षार्थी हैं तो हम कैसे इग्नोर करेंगे। तो रेटिंग स्केल को डाल दे, दोनों में अंतर होता है। चेकलिस्ट का विस्तृत रूप है क्या, रेटिंग स्केल। इसमें हम हाँ और ना के बजाय क्या करते हैं, लेवल लगा देते हैं। कैसे लेवल लगाते हैं, देखो यहाँ,
कक्षा में सीमा मैम बच्चों से कविता पढ़वा रही थी। जब अमन ने कविता पढ़ी तो मैम ने केवल यह नहीं लिख कहा कि तुम पढ़ पाते हो कि नहीं। ऐसा नहीं करी मैडम ने क्या कहती है, उच्चारण बहुत अच्छा है इसका, आवाज में कॉन्फिडेंस लगता है, और यह भाव के साथ प्रस्तुत कर रहा है। तो अमन समझ गया कि वह खाली पास नहीं हुआ है, मैडम तो बोली है कि उच्चारण भी अच्छा कर रहे हो, कॉन्फिडेंस भी है, और भाव भी अच्छा लगा रहे हैं। तो अमन तो खुश इसलिए हो गया क्योंकि मैडम जो जो चीज का तारीफ की वह बोल के की है, बोल भी रही है ना। तो यह पता चल गया कि वह कितना अच्छा है और कहाँ कहाँ सुधार कर सकता है। तो निष्कर्ष हमको पता चला कि रेटिंग स्केल एक ऐसा स्केल है जहाँ खाली हाँ या ना नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न स्तर के माध्यम से विद्यार्थी की क्षमता का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ज्यादा अच्छा क्या है, चेक लिस्ट है कि रेटिंग स्केल है? अब देखो एकदम कॉन्सेप्ट पानी जैसा क्लियर हो रहा है। ठीक है। अब आ जाओ, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल में कंफ्यूजन होगा वहां, तो एक छोटा सा कहानी देखो। कहानी में पहली मैम है, चेकलिस्ट वाली मैम। पहली मैम ने रवि को कविता पढ़ते सुना, उसने अपनी कॉपी में लिखा। जब क्या लिखा, हाँ रवि पढ़ सकता है, टिक लगा दी। फिर चेक था, सब पहचानता है क्या, टिक लगा दी। हाँ, पूरी कविता पूरी करता है क्या, हाँ करता है। तो मैडम ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। इसको तो मालूम ही नहीं कि मैडम किस में टिक लगाई है। इसको तो नहीं ना मालूम चला क्या चेकलिस्ट वाला है। तो रवि को बस पता चल गया कि वह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उतना पता नहीं चला है। दूसरी में रेटिंग स्केल वाली मैडम आई है। तो रेटिंग स्केल वाली मैडम फिर से रवि के पास में आई। रवि बेचारा खुद से पढ़ रहा था, वहां रुकी। बोलती वाह वाह, उच्चारण तो तुम बहुत अच्छा करते हो, आवाज भी तुम्हारी बहुत ही सुरीली है, भाव थोड़ा सा औसत है, थोड़ा सा और अच्छा भाव दो। अब रवि समझ गया कि उच्चारण तो बेजोड़ है, आवाज भी मस्त है, जब मैडम आएगी तो थोड़ा भाव को और अच्छे से रखना है। तो ये तो समझ गया कि कहाँ सुधार करना है। तो रेटिंग स्केल में पता चलता है कि उसको सुधार कहाँ करना है। अब तो रेस एग्जाम में देगा क्या, चेक लिस्ट और रेटिंग लिस्ट में, कि किसमें बच्चे को पता चलेगा उसको सुधार कहाँ करना है, तो क्या दोगी आंसर, रेटिंग लिस्ट में। अब तुम्हारा जानकारी हो रहा है ना अच्छे से, अब तो बन जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाप रे, नहीं होगा तो हम अटक जाएंगे। हो रहा रिकॉर्ड, कहाँ नहीं चल रहा। नहीं ये है ना, ये है संजू से मात्र एक बॉल चलाए हैं। बड़ा वाला बॉल तो उसको बचा ले। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा। तो इस कहानी से स्पष्ट होता है क्या कि चेकलिस्ट से खाली यह जांचता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन रेटिंग असल से यह पता है कि हमारे में कमी कहाँ कहाँ हमको सुधार करना है। तो रेटिंग स्केल ज्यादा अच्छा होता है, चेकलिस्ट से थोड़ा कम अच्छा होता है। और चेकलिस्ट का बड़ा भाई है रेटिंग स्केल। अब देखो एग्जाम में तुम्हारा आता है संचयी रिकॉर्ड, आता है ना संचयी रिकॉर्ड। तो संचय रिकॉर्ड देखो। अब सबसे पहले इसका कहानी समझो, उसके बाद बताएंगे। एक फाइल जो बच्चे को पहचानती थी। कैसे, राहुल जब नई कक्षा में पहुंचा तो नई टीचर ने उससे पहले दिन कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अलमारी से एक फाइल निकाली और ध्यान से पढ़ी। तो ध्यान से पढ़ी तो राहुल से तो नहीं पूछ रही है, राहुल का एक फाइल पहले से मौजूद था, फाइल पढ़ रही है। तो फाइल में क्या लिखा है, लिखा है कि पिछले वाला क्लास में राहुल ने 25 रोटी खाता था, तो टिफिन में उसको 25 रोटी चाहिए। उपस्थित तो बहुत अच्छा रहता था, स्वास्थ्य एकदम पहलवान जैसा था। और परिवार की उसकी जानकारी लिखी थी क्या, कि मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे उससे। तो टीचर समझ गए कि राहुल पढ़ाई में तो ठीक है, लेकिन बहुत बार ज्यादा खाना खाता है तो इसलिए बीमार पड़ जा रहा है। अगले दिन राहुल पर वह क्या की, ज्यादा दबाव नहीं डाली, प्यार से बोलती है उसको कि बेटा 25 रोटी की जगह धीरे धीरे 5 रोटी खा। अब राहुल तो भौचक्का हो जाएगा, मैडम को कैसे पता चल गया मेरे बारे में, तो कैसे पता चल गया, संचयी रिकॉर्ड से। कौन सा, संचयी रिकॉर्ड। तो वह संचयी रिकॉर्ड खुद राहुल बोला था क्या कि हम 25 रोटी खाते हैं, नहीं ना। पहले से वो दे दिया। तो देखो, संचयी रिकॉर्ड बच्चे का एक अस्थाई और विस्तृत अभिलेख होता है। राहुल का पुराना जो क्लास टीचर था वो संचय करके दे दिया था नए वाला क्लास टीचर को। तो संचयी रिकॉर्ड कब दिया जाता है, जब एक क्लास का बच्चा प्रमोट होकर दूसरे क्लास में जाता है। तो दूसरे क्लास वाले तो उसको नहीं जान रहे हैं, तो उसका संचयी रिकॉर्ड से ही उसको पहले से जान लेते हैं। तो देखो ये सब पैटर्न है, स्कूल में ऐसा सा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, लेकिन आजकल स्कूल वाले उतना मेंटेन नहीं करते हैं। तो संचयी रिकॉर्ड बच्चे का एक अस्थाई और विस्तृत अभिलेख है, जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजा जाता है। यहीं से एग्जाम में पूछेगा कि क्या भेजा जाता है, पोर्टफोलियो की संचयी रिकॉर्ड, तो क्या बोलोगे, संचयी रिकॉर्ड। जो तुमको हम समझा रहे हैं बाकी लोग इसका शायद आंसर नहीं बता पाएगा। तो ध्यान यहाँ पे देते जाओ।
और उससे क्या फायदा होता है कि जब शिक्षक जो है तो नया बच्चा को देखता है तो शिक्षक को सुविधा होता है कि हम उसको जल्दी से समझ जाएंगे, एडजस्ट आसानी से कर जाता है। तो संचय रिकॉर्ड का यहाँ इसका दोनों चीज दे दिया हमारा, यही हमारा कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड होता है हमारा। अच्छा ठीक है। तो इसमें हम पोर्टफोलियो का एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो एक्स्ट्रा दिए हुए थे तो हमको नहीं लगता कि अब इसका ज्यादा जरूरत होगा वाइगोस्की वगैरह का, इसको आगे बढ़ जाए। हाँ, बढ़ जाए ना, क्योंकि इसमें हम वही चीज बताए हैं, ऑब्जर्वेशन भी बताए हैं, और इसमें हम लोग क्या दिए हैं, एंटीडोटल रिकॉर्ड भी दिए हैं, और हम लोग चेकलिस्ट भी बता ही चुके हैं। चेकलिस्ट के बाद में रेटिंग स्केल बता ही चुके हैं, बताए ना रेटिंग स्केल। और देखो कम्युलेटिव रिकॉर्ड भी बता ही चुके हैं, कुछ तो हमारा छूट नहीं रहा है। तो कुछ नहीं छूट रहा है तो बहुत अच्छा चीज है कि हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। तो हम लोग देखो, हम लोग अब देख रहे थे मूल्यांकन का टूल ना, तो मूल्यांकन का टूल में छह तो बता दी जो बार बार एग्जाम में आता है, लेकिन जो कभी कभी एग्जाम में आता है वो ये सब है। ये सब कभी कभी एग्जाम में आएगा, लेकिन ये भी मूल्यांकन का उपकरण है या मूल्यांकन का तकनीक है। तो मूल्यांकन का उपकरण और मूल्यांकन का तकनीक में अगला आ गया मूल्यांकन का मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा क्या है, जो मुंह से पूछेगा, तो सुनना, उच्चारण करना, प्रवाह, अभिव्यक्ति, वही सब ना है, बोलने सुनने की कला है। तो इसी में मौखिक परीक्षा में हम लोग श्रवण और वाचन कौशल का भी प्रभावी रूप से मूल्यांकन कर लेते हैं, यही हमारा मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा में कौन सा होगा बता सकती है? सुनो, हम सवाल पूछेंगे तो तुम किसका इस्तेमाल करे, कान का, यानी श्रवण हो गया। और जब बकर बकर बोलेगी तो किसका हो गया, वाचन का। तो दो ही को कौशल पूछेगा कि कौन सा मूल्यांकन का टूल है जिसमें दो को कौशल कर लेते हैं इस्तेमाल, पहला श्रवण दूसरा वाचन। तो क्या आंसर दोगे? मूल्यांकन का टूल का नाम बता दो। मौखिक, मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा। ओरल टेस्ट में खाली तुम्हारा श्रवण और वाचन होगा। प्राइमरी वाला में तो श्रवण कराते ही हैं, वाचन भी कराते हैं, है ना। श्रुत लेख होता है, एक सुस्वर वाला लेख होता है जो पूछ रही थी, वो सब आता है एग्जाम में। आज तो पूरा लिख दिए है ना उसमें, कहाँ कहाँ कैसा होता है सो। अब लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा में देखो ध्यान से, लिखित परीक्षा भी हमारा मूल्यांकन का उपकरण है, लेकिन लिखित वाला में क्या क्या है, लिखने की क्षमता और पढ़ने की क्षमता। तो पढ़ने वाला किस में चला जा रहा है, ये रीडिंग में न जा रहा है। तो पठन, और लिखने वाला क्या होता है, लिखन नहीं लेखन। तो ये हो गया पठन और लेखन। तो पठन और लेखन वाला किस में चला जाएगा, लिखित में। और सवाल ऐसे ही रहेगा एग्जाम में कि पठन और लेखन की क्षमता के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे, तो कौन सा टूल होगा, लिखित परीक्षा। और श्रवण और वाचन के लिए मौखिक परीक्षा। देखो तुम्हारा जानकारी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो ठीक है, हालांकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार लिखित परीक्षा को एकमात्र मूल्यांकन का साधन नहीं बनाया जाए, इसीलिए जेपीएससी वगैरह गजेटेड ऑफिसर का एग्जाम में लिखित भी परीक्षा लेगा और मौखिक भी होगा, यानी इंटरव्यू। तो लिखित में पहले कौन कौन सा ले लिया तेरा, पठन और लेखन ले लिया, और इंटरव्यू में क्या ले लिया, श्रवण और वाचन। तो वो लोग हमारा पेडागोजी का इस्तेमाल कर लिया ना। ठीक है। अब आ जा स्व मूल्यांकन। तो स्व मूल्यांकन में देखो, स्व मूल्यांकन में क्या होता है। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो, श्रवण में विद्यार्थी स्वयं अपने सीखना, प्रगति और कठिनाई का ना करता है, तो यह स्वयं करता है, क्या कर रहा है वहाँ, स्वयं कर रहा है। तो स्वयं में देखो, अधिकतर भाषा शिक्षक बच्चे से पूछते हैं कि कौन सा पाठ समझ में आया, कहाँ कठिनाई हुई, क्या बेहतर कर सकता है, वो सेल्फ कर ले रहा है। तो सेल्फ करने से बच्चे में क्या आएगा, तो आत्मचिंतन आ गया, आत्मनियंत्रण भी आ गया, और सीखने की जिम्मेदारी भी आ गई। तो इसलिए स्व मूल्यांकन जो है विद्यार्थी को क्या बनाता है, स्वतंत्र बना रहा है। बैठ जा, थक गई। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, होता है, होता है। और जागरूक विद्यार्थी का होता है। तो ये हम्म, ठीक है। उसके बाद में देखो, तो स्व मूल्यांकन तो, इधर देखो ना, देखो, स्व मूल्यांकन के बाद हमारा क्या होता है, पीयर असेसमेंट, यानी सहपाठी मूल्यांकन। सहपाठी का मूल्यांकन में देखो, स्व मूल्यांकन बोलेगा इस बार ना हम जो सो नहीं पास करेंगे, अगली बार पास करेंगे, स्व मूल्यांकन। और ना जब तुम ऐसा सोचेगी तो तेरी सहेली बोली अरे नहीं चल एग्जाम देते हैं, तुम पक्का पास कर जाएगी, तो क्या हो गया, सहपाठी मूल्यांकन। तो सहपाठी मूल्यांकन में क्या कौन क्या दोस्त कर दिया, यानी कि विद्यार्थी एक दूसरे का करता है, एक दूसरे का भाषा प्रवाह स्पष्टता को देखेगा। तो देखो ये भी बहुत ही प्रभावी है।
क्योंकि इसमें भी हम लोग हमारा सामाजिक अंतःक्रिया पता चला, सहयोग चला और संवाद चला। तो इस प्रकार सहपाठी मूल्यांकन भाषा को क्या बनाता है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विकसित कर रहा है। एक है रूब्रिक, जो कि किस्मत खराब रहेगा तो पूछ देगा, बहुत बार रहता है ना। और रूब्रिक रहता है तो यही इसीलिए देखो, इसको तो नोट्स हम बहुत मेहनत से बना रहे थे, तो बनाया ऐसा कि जितना चीज है ना सब इसमें डाल दिए हैं इसी वाला चैप्टर में। तो रूब्रिक में क्या हो गया, तो रूब्रिक में देखो यह एक स्पष्ट है और संरचित, संरचित मतलब समझ में आ गया ना। संरचित यानी राहुल 25 रोटी खा रहा था, कौन बता दिया, उसका क्लास टीचर जमा करके रखा था ना, और वहां कर दिया संचय। तो रूब्रिक क्या होता है, एक स्पष्ट और संरचित मूल्यांकन, ये मूल्यांकन का उपकरण है। तो सबसे पहले हम लोग कहानी, चलो क्यों कहानी, क्योंकि सरल से न कठिन जाएंगे, पेडागोजी का इस्तेमाल करेंगे, तो सरल हमारे लिए कहानी है। तो पहले कहानी को देखो क्या कह रहा है, कहानी हमारा ये कर। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है बाबू का, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, जा रहे हैं बस, ये 15 मिनट में जा रहे हैं, 15 मिनट में जा रहे हैं। अब देखो यहाँ लघु कहानी वाला में, तो लघु कहानी में देखो यहाँ, एक स्कूल में रीना मैम है, बच्चों से कहती है, क्या कहती है, कल तुम सब एक छोटी कहानी लिखकर लाओगे। तो बच्चे घबरा गए, किसी ने पूछा मैम कहानी कैसी होनी चाहिए। तो रीना मैम मुस्कुराती है और बोर्ड पर एक चार खाने का क्या लिख देती है, तालिका लिख दी, चार खाने की तालिका लिख दी। तो उस तालिका में क्या लिखी है, एक कहानी का विषय, फिर भाषा की शुद्धता, फिर लिखने का प्रवाह, फिर रचनात्मकता, यानी हेडिंग दे दी है कि विषय तुम्हारा होना चाहिए लड्डू कैसे बनाएं, शुद्धता में घी से ही बनाना है, कैसे तुम काम करना, पहले से क्या कर रही है, इशारा कर रही है। अब फिर मैम ने कहा अगर कहानी का विषय साफ होगा तो तुमको पूरा का पूरा एक नंबर दे देंगे, अगर यदि भाषा ठीक होगी तो तुमको 2 नंबर मिलेगा, कहानी बहती हुई अगर अच्छी होगी तो और भी नंबर देंगे, और कुछ नया सोचोगे तो और ज्यादा अंक देंगे। यानी वो पैटर्न बता दी कि जो तुम कहानी दोगे ना उसको हम इतना तरीके से मार्किंग करेंगे। कैसा करेंगे, मार्किंग करेंगे, होता ना 10 नंबर का, तो 10 नंबर में कैसे कैसे देगी नंबर, मान लो 8 नंबर है, तो बोल दिया क्या कि 2 नंबर विषय में देंगे, 2 नंबर शुद्धता में, 2 नंबर प्रवाह में, और 2 नंबर रचनात्मक में। तो बच्चा को तो आइडिया हो गया, वो बच्चा हेडिंग भी लिख देगा कि हमको जैसी हेडिंग लिखेंगे 2 नंबर तो मिल गया। तो रूब्रिक्स यही चीज है, रूब्रिक्स तुमको पहले से एक लिस्ट दे देता है, तो लिस्ट दे दे रहा है, तो रूब्रिक्स से होने से क्या होता है। तो देखो अब बच्चा, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है। अब बच्चे को साफ समझ में आ गया ना कि उसको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो अगले दिन जब बच्चों ने कहानी दी, तो पूरा का पूरा एक रूल को फॉलो कर दिया, शीर्षक के साथ दिया, कोई भी यह शिकायत नहीं किया कि मैडम आपने नंबर को गलत कैसे दिया, हमको कम क्यों दिए, जो शीर्षक नहीं डाला उसका नंबर कट गया, जो शीर्षक डालता उसका नंबर नहीं कटा है। तो रूब्रिक से हमको क्या सीख मिला है, कि रूब्रिक मूल्यांकन का ऐसा उपकरण है जिसमें किसी काम को पहले से स्पष्ट कर देते हैं कि ये काम करोगे तो इतना नंबर देंगे, ये काम करोगे तो इतना नंबर देंगे। तो रूब्रिक्स के कारण जब भी टीचर जब जांचता है कॉपी ना, तो उसमें मूल्यांकन हमारा पारदर्शी होता है। अगर रूब्रिक सेट नहीं करेंगे तो एक ही कहानी है, टीचर अपना भतीजा को नंबर ज्यादा दे देगा और किसी को कम दे देगा। शिकायत कैसे करेगा भाई, तो रूब्रिक्स अगर सेट कर दिया तो बोल देगा ना कि भाई शीर्षक वो भी लिखा था, हम भी लिखे थे, तो हमारा नंबर आप क्यों काटे हो। तो रूब्रिक्स मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि गैर जरूरी है, बताओ। जरूरी है। पर प्रोजेक्ट्स में तो ऑडियो भी होता है। किस में, मूल्यांकन में, ऑडियो, ऑडियो सुनो वो नहीं रहता। रूब्रिक्स में हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं क्लास में जाके, कि बच्चों आपको शर्ट का वो हाफ वाला लाना है, रूब्रिक्स ही बताता है सीटेट के एग्जाम में कि मोबाइल लेके नहीं जाना है, लिखा रहता है ना रूब्रिक्स में कि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। लेकिन जब घुसती तो टीचर चुपचाप रहता है क्या, टीचर भी बोलेंगे कि आप घड़ी खोलिए वो खोलिए, तो उसमें कौन सा ऑडियो आ रहा है, टेप रिकॉर्डर वाला ऑडियो, नहीं ना। नहीं नहीं, हम ना एक तुम्हारा डाउट ही क्लियर कर रहे हैं कि उसमें ऑडियो रहेगा लेकिन वही वाला रहेगा, रूब्रिक्स वाला ही रहेगा, उसी को हम बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे, वही हमारा रूब्रिक्स हो गया। तो रूब्रिक्स वही उपकरण है, इसी से ना हमको मूल्यांकन हमारा स्पष्ट बन जाता है और पारदर्शी है, निष्पक्ष भी और उद्देश्यपूर्ण भी बनता है। इससे विद्यार्थी को पहले से पता होता है कि उसको क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे करना है। इसी कारण रूब्रिक को आधुनिक मूल्यांकन का एक अत्यंत ही प्रभावी तकनीक माना गया है। तो तुमको सरल वाला चीज तो समझा दिया, अब कठिन वाला चीज आओ, तो कठिन ये वाला है, ये क्या है, कठिन है।
अब इसमें रूब्रिक्स एक स्पष्ट और सार संरचित मूल्यांकन उपकरण है जिसमें किसी कार्य के लिए पहले से निर्धारित मानदंड और स्तर होते हैं, यही बोल देगा। तो मूल्यांकन का उपकरण में कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें कार्य के लिए पहले से निर्धारित मानदंड होंगे, और ऑप्शन देगा पोर्टफोलियो, फिर रहेगा चेक लिस्ट, फिर रहेगा रूब्रिक्स, तो पता ही नहीं चलेगा तुमको। तो चेकलिस्ट में खाली हाँ या ना करना है, लेकिन रूब्रिक्स पहले से सेट कर देगा, तुमको पैजामा नहीं पहन के आना है। तो कौन रहेगा, चेकलिस्ट रहेगा कि रूब्रिक्स रहेगा? देखो, तो ये डिटेल में जानोगी तभी वहाँ एग्जाम में सही बनाओगे। इतना डिटेल नहीं बताएंगे, सारांश में रहेगा, तो तुमको हमेशा के लिए कंफ्यूजन होगा कि रूब्रिक्स क्या है, चेकलिस्ट क्या है, और एक क्या बताते हैं, रेटिंग स्केल क्या है। हमको नहीं लगता कि तुम लोग का 4-5 साल में सब क्लियर हुआ होगा, हुआ था तुम लोग का? नहीं जान रहे थे अभी तुम लोग, जितना 5 साल से नहीं जान रही है इसमें जान जाएगी। अब देखो, निदानात्मक मूल्यांकन, तो निदानात्मक मूल्यांकन तो हम बता दिए कि अगर तुमको बीमारी है तो डॉक्टर दवाई नहीं देगा, पहले ब्लड जांचेगा, है ना। तो पूछता है एग्जाम में कि पहले क्या होता है, उपचार के पहले निदान, यानी पहले डायग्नोस्टिक की पहले रिमीडियल? पहले डायग्नोस्टिक होगा, उसके बाद में रिमीडियल होगा। कहाँ और क्यों का, ठीक है। तो निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना होता है कि विद्यार्थी को कहाँ और क्यों कठिनाई हो रही है, ठीक है। ये तो समझा दिए, यह समस्या को पहचानने का उपकरण है, न कि अंक देने का। अच्छा, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, तो फॉर्मेटिव तो बता दिए हैं कि फॉर्मेटिव ज्ञान का रचना करने के लिए होता है, तो इसमें फीडबैक तुरंत देंगे, तुरंत हम लोग इससे फीडबैक देते हैं। फॉर्मेटिव के बाद में, ठीक है, फॉर्मेटिव वाला क्या है, ये सब फॉर्मेटिव का कहानी छोड़ दें क्या, है ना? हाँ, छोड़ दें, कहानी को छोड़ दो, फॉर्मेटिव का समेटिव वाला को देखो। समेटिव वाला क्या होता है, समापन होने के बाद में। समेटिव यानी हमारा समापन हो गया, तो इसका समापनात्मक लिख दिया है, पता नहीं, छोड़ो उसको। समेटिव हमेशा जब होता है, ये एक यूनिट खत्म हो रहा तब ना समेटिव हो गया, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो समेटिव में कोई भी एक यूनिट चैप्टर खत्म हो जाए, चाहे अभी हो चाहे साल भर के बाद हो, या सेशन खत्म होने के बाद में, उससे जो मूल्यांकन करेंगे वो कहाँ चला जाएगा, समेटिव चला जाएगा। हाँ, मूल्यांकन ही तो है। ये सब देखो, 14 नंबर बता रहा है कि उपकरण, हम मूल्यांकन का उपकरण बता दिए, टूल बता दिए। 14वां नंबर क्या है, मूल्यांकन का उपकरण। मतलब तुमको आज इसलिए लग रहा होगा क्योंकि तुमको हम 20 उपकरण यहाँ डाले हैं, शुरू में 6 डाल दिए थे, अब बाद में इधर में 14 तक का डाल रहे हैं, 15 तक जा रहे हैं, यानी कि जितना हमको ढूंढना था उतना ढूंढ करके एक ही जगह यहाँ डाल दिए हैं। अब 20 में से कोई एक ही आएगा एग्जाम में। मेरा ही नोट्स वाला देखना, 2 दिन बाद तुम लोग का सीटेट में हो बहू इसमें से कोई एक आ जाएगा। तो ये मूल्यांकन का अब आ गए हम लोग क्या, परियोजना कार्य में, प्रोजेक्ट वर्क में। तो प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, तो प्रोजेक्ट वर्क में देखो, परियोजना कार्य विद्यार्थी किसी विषय पर जानकारी एकत्र करता है। हम प्रोजेक्ट दे देंगे, क्या दे देंगे कि जाओ जी यहाँ चाईबासा में जंगल के बारे में पता करो कि जंगल कौन काट रहा है, लकड़ी कौन काट रहा है, प्रोजेक्ट ही तो हो गया। मालूम चला कि दिन में तो ठीक है, रात में आया है थाना का आदमी, वही लोग अपना काट के ले जा रहा है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट में जानकारी एकत्र करेगा, लिखेगा भी और प्रस्तुत भी करेगा, चर्चा भी करेगा। तो भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य में क्या क्या आएगा, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, चारों कौशल विकसित होंगे। पूछेगा कि भाषा शिक्षण में चारों कौशल किस कार्य में आएंगे, तो परियोजना में आ जा रहे हैं तुम्हारे। तो यह मूल्यांकन रचनात्मकता और वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। अब देखो, टोटल निष्कर्ष में आ जाओ, यानी चैप्टर तेरा खत्म होने वाला है। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन जो तुमको छोटा लग रहा था वह बहुत बड़ा हो गया। तो मूल्यांकन का मतलब खाली अंक देना नहीं है, बल्कि बच्चे का भाषाई क्षमता, अभिव्यक्ति, सामाजिक सहभागिता और सोच के विकास को समझना भी होता है। इसमें क्या क्या आ गया, तो ये पोर्टफोलियो है, अवलोकन है, एंटीडोटल रिकॉर्ड है, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, ये संचयी रिकॉर्ड है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड यानी क्या, संचयी रिकॉर्ड, इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों जान लेना है ना। संचयी रिकॉर्ड कौन बता दिया, राहुल 25 रोटी खा रहा है, टीचर ही ना बता दिया है। हाँ, संचय करके अगला क्लास में पहुंचा दिया। के साथ साथ मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, रूब्रिक, निदानात्मक, निर्माणात्मक और समापनात्मक। तो निर्माणात्मक फॉर्मेटिव, समापनात्मक समेटिव। तो ये तुम्हारा कथा अब समाप्ति की ओर जा रहा है। तो यही हम मिलाकर हॉलिस्टिक हो गया, समग्र का मतलब क्या होगा, हॉलिस्टिक, और बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एवोल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करते हैं यही हमारा लास्ट होगा, ये लास्ट हो गया है ना।
इतना सारा ब्लैंक है, कुछ छूट रहा होगा, जरूर कुछ गैप होगा इसमें। अच्छा, उसमें हम लोग देख ले रहे हैं। तो इस उपकरण का क्या काम होता है, हमको और रखना था, 20 रखना था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसको रखे हैं, ठीक है। बाकी सारा तो तुमको दे दिया, और वीडियो आज ही अपलोड कर देंगे। हाँ, वीडियो वीडियो आज, ठीक है, कर देंगे। हाँ, ये ला। अरे अभी हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, सुनो अभी हम, एक मिनट रुक जाओ 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो क्या है, पोर्टफोलियो लेखन और सृजनात्मकता की क्रमिक प्रगति है। अवलोकन बोलने और सुनने का व्यवहारिक क्षमता है। अच्छा, एंटीक रिकॉर्ड क्या होता है, व्यवहारिक परिवर्तन और विशिष्ट घटनाएं। और रेटिंग स्केल तो पता ही दे दिए, एक हमारा चेक लिस्ट और एक हमारा रेटिंग स्केल, यानी किसी कौशल की गुणवत्ता का स्तर है। रुक जाना, अब बाइलिंगुअल में देखो ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है तुम्हारा। ऑथेंटिक असेसमेंट क्या हो गया, वास्तविक जीवन की स्थिति में बच्चे के कौशल को मापना। पूछेगा कि बताओ रात में चोर अगर आ गया तो तुम क्या करोगे, है ना, वैसा हो गया मूल्यांकन। रूब्रिक्स क्या हो गया, पहले से बनाया गया मापदंड हो गया। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन है, बच्चों को अपनी ही गलती पर विचार करना। उसी को कहते हैं कि अरे तेरा दिल नहीं कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तो तेरा दिल जो नहीं कह रहा है उसी को अंग्रेजी में लिखा है सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्मचिंतन। और एविडेंस बेस्ड क्या मतलब होता है कि बिना सबूत का नहीं बल्कि छात्र के काम के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के क्रमिक क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में सबसे अधिक सहायक क्या होगा, तो पोर्टफोलियो होगा। तो देखो तुम पूछ रहे थे कौन सा अच्छा होता है, यहाँ संदर्भ दिया है कि नहीं। यहाँ बच्चों की भाषाई क्षमता का क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड, यहाँ एक संदर्भ दे दिया, तो संदर्भ के अनुसार ना पोर्टफोलियो हो गया। तो जब भी एग्जाम देगा तो संदर्भ ही देगा, संदर्भ के बाद ही ऑप्शन देगा। पार्ट 3 ही खत्म हो गया है, पार्ट 4 अभी तो, और कहीं हम स्लो हो गए हैं, रुको रुको इसमें, पार्ट 4। हाँ, नहीं नहीं, तुरंत कर ले रहे हैं, 10 मिनट में कर ले रहे हैं इसको, फिर दो दो को रिकॉर्डिंग होगा ना। छोड़ दे क्या इसको। निदानात्मक में देखो, निदान और उपचार, निदान और उपचार में कभी भी तुमको बीमारी होगा तो पहले तुम क्या करेगी, टेस्ट कराएंगे। जांच न करेगी। यानी पहले डायग्नोस्टिक होगा, और डायग्नोस्टिक में तुमको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा है वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सुई लगाएंगे यानी उपचार करेंगे। तो उपचार का मतलब क्या है, कमी को दूर करना। और निदान में क्या है, सॉरी, डायग्नोस्टिक में हमको कारण जानना है, डायग्नोस्टिक में कारण जानना है। और रिमीडियल में क्या करना है, उस कारण को दूर करना है। तो इसीलिए जो उस कारण को दूर करने का हम लोग बोलते हैं करेक्टिव इंस्ट्रक्शन, कौन हो जाएगा हमारा, रिमीडियल हो जाएगा। ये डायग्नोस्टिक और हमारा रिमीडियल में क्या अंतर है, डायग्नोस्टिक क्या करेगा, कमी को पहचानेगा, और रिमीडियल उसका उपचार करेगा। डायग्नोस्टिक कारण बताएगा कि क्यों तुमको फाइलेरिया हो गया है ना, क्यों तुमको बुखार आ रहा है, बुखार आने का कारण बता देगा। और रिमीडियल क्या करेगा, अब उसको तुमको वो दवाई पैरासीटामोल दो, यानी रिमीडियल वही समझा दी। अच्छा, तो भाषा में कैसा होता है भाई, रिमीडियल भाषा में उपचार क्या करेगा, सही में सुई लगाएंगे क्या, तो नहीं। भाषा का जो बच्चे का समस्या है उसको अलग से ध्यान देंगे। सामूहिक विधि करवाएंगे, जैसे कि सामूहिक विधि का मतलब है पूरी कक्षा एक ही तरह का गलती कर रहा है तो सबको साथ में दोबारा पढ़वाएंगे, और ड्रिल वर्क करवाएंगे, प्रैक्टिस जो कराते हैं ना, ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस। तो अब सबसे अच्छा गुड टेस्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। तो गुड टेस्ट में देखो, गुड टेस्ट भी हमारा मूल्यांकन का एक तरीका है ना, परीक्षण का तरीका है। तो मूल्यांकन के लिए जो पेपर या टेस्ट तुम बना रही हो वो खराब भी होगा और अच्छा भी होगा। तो अच्छा कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले उसका वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट उसी चीज को मापे जिसके लिए वह बना है। हमको लेना है मैथ का, हम क्वेश्चन दे देंगे, बताओ जी खाने में तुमको क्या अच्छा लगता है, तो तुम जवाब तो दे दोगी, लेकिन टेस्ट उसका वैलिड रहा क्या, नहीं रहा। दूसरा है विश्वसनीयता होना चाहिए, विश्वसनीयता का मतलब हम जो सवाल तुमको दे रहे हैं वही सवाल दूसरा आदमी भी दे तो तुमको वही जवाब देना है। या ऐसा ना हो कि स्कूल वाला अपना मैथ का क्वेश्चन को बहुत गिरा करके इजी दे देता है, तो प्राइवेट स्कूल में 90 नंबर आ जाएगा, और जनरल कंपटीशन में बैठा दो तो 9 को नंबर भी नहीं लाता है। तो यानी कि विश्वसनीयता तो नहीं ना रही, विश्वसनीयता उसकी नहीं रही, तभी ना लोग कोचिंग ज्वाइन करता है। तो विश्वसनीयता का होता है यदि उसी टेस्ट को अलग अलग समय पर अलग अलग शिक्षक द्वारा लिया जाए तो परिणाम में बच्चा अगर एक स्कूल में 90 लाया तो सब में क्या लाना चाहिए, 90 लाना चाहिए, माने पेपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। तीसरा वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब जांचने वाले की पसंद नापसंद। तो मतलब देखो कोई तेरा भतीजा बैठ कर टेस्ट दे रहा तुम उसको दे देगी 150, नहीं ना। कोई भतीजा रहे चाहे कोई जान पहचान रहे अपना रहे चाहे परा रहा है, जो जैसा लिखा उसको वैसा ही नंबर
देना। तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। देखो अब एक हमारा गुड एनालिसिस और एरर एनालिसिस। गुड एनालिसिस का मतलब है, अच्छा गैप लिखा हुआ है, ठीक है। गैप एनालिसिस क्या है? तो गैप का मतलब हम जहाँ एनालिसिस कर रहे हैं वहां कहीं ना कहीं तो कमी रह गया है ना, तो उसका हमको क्या करना है, विश्लेषण करना है। और एरर एनालिसिस का मतलब बच्चे की गलतियों के पैटर्न को समझना। इनरिचमेंट प्रोग्राम क्या होता है, बच्चे के लिए जो कि औसत से क्या तेज है, तो औसत से जो तेज है उसको थोड़ा सा एडवांस मटेरियल दे देंगे ताकि वो बनाते रहे। फीडबैक लूप का मतलब सबसे पहले देखो, हमारा सबसे पहले निदान होगा, सॉरी इसका अंग्रेजी क्या होगा, इसका पहले तो डायग्नोस्टिक ना होगा, उसके बाद ना रिमीडियल होगा। कई बार सीक्वेंस उल्टा कर देगा, पहले कर देगा रिमीडियल, बोल देगा अरे रिमीडियल क्लास है, रिमीडियल क्लास नहीं, पहले डायग्नोस्टिक होना चाहिए। तुमको अलजेब्रा में दिक्कत है कि एसएसटी में दिक्कत है? ठीक है, क्वेश्चन वो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि उपचारात्मक शिक्षण किस पर आधारित है, तो उपचार तभी न करेंगे। ये इसका हिंदी, ये उपचारात्मक का मतलब क्या होगा, रिमीडियल ना हो गया ये। तो रिमीडियल तभी ना करेंगे जब हम लोग डायग्नोस्टिक करेंगे। हम लोग दवाई कब देंगे, जब खून जांचेंगे तब ना, उसी का आधार पर देंगे। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारा क्या है, पार्ट पाँच, ठीक है, सारांश बस खत्म हो जा रहा है। सारांश में आ जाओ, यही सारांश तुमको अभी पढ़ाने वाले थे जिसको छोड़कर डिटेल पढ़ाया है ना। तो सारांश में क्या रह गया, तो देखो सारांश में सबसे बड़ी बात है कि मूल्यांकन का उद्देश्य अंक देना नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में क्या करना है, सुधार करना है या छात्र केंद्रित होना चाहिए। अब आकलन और मूल्यांकन क्या है? हम समझा रहे हैं, आकलन जिंदगी भर चलता है ना। और मूल्यांकन कुछ नहीं है, जैसे चावल में दाल मिलाते हैं ना, वैसे ही आकलन में खाली मापन को मिला दो, तो मापन में आकलन मिलाते ही वह क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। मापन हम लोग दो तरीका करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और आकलन क्योंकि जिंदगी भर चलेगा, इसी वह मजबूरी में मूल्यांकन भी जिंदगी भर चलता है। तो मूल्यांकन जिंदगी भर चलेगा तो भैया, इसी वजह से इसको बोला जाता है सतत और व्यापक। तो सतत और व्यापक में आएगा असेसमेंट फॉर, असेसमेंट ऑफ और असेसमेंट एज। और सबसे बड़ा दिक्कत जानती क्या होगा, यहाँ पर बोलोगे कि सर आप तो मूल्यांकन पढ़ा रहे थे और यहाँ पढ़ा रहे हैं असेसमेंट एज, असेसमेंट ऑफ। तो क्यों हुआ रहा है असेसमेंट एज, क्योंकि मूल्यांकन पैदा किससे हुआ है, असेसमेंट आकलन से ना हुआ है, आकलन और मापन से, इसलिए यहाँ आकलन असेसमेंट एज लगा रही है। सीसी समझ में आया? अब निदान और उपचार में आओ। तो पहले हम लोग उपचार करेंगे क्या, नहीं, पहले डायग्नोस्टिक करेंगे, उसके बाद में रिमीडियल करेंगे। पोर्टफोलियो पता चल गया कौन बनाता है, कौन बनाता है पोर्टफोलियो, स्टूडेंट बनाएगा। संचयी रिकॉर्ड कौन बनाएगा, टीचर बनाएगा। एक कक्षा से दूसरे कक्षा में चला जाएगा। उसके बाद में रूब्रिक्स क्या होता है, पहले से एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट में क्या अंतर हो गया, हाँ, ठीक, बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा। अब देखो गोल्डन रूल, गोल्डन रूल में मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की तुलना करना है क्या, तो नहीं, उसकी प्रगति को मापना है। कम अंक वाले बच्चे को दंड देना है तो नहीं, उसको डायग्नोस्टिक करेंगे और रिमीडियल करेंगे। पोर्टफोलियो खाली चित्र का संग्रह है, नहीं, यह कार्य का क्रमिक प्रगति है। तो यहीं से तुम्हारा मूल्यांकन में पूछेगा कि यह कैसा है, तो कंटिन्यूअस है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, क्योंकि खाली तेरा नेचर और सब कुछ ना माप रहा है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, तो सीखने के लिए। असेसमेंट ऑफ यानी सीखने के बाद का। और एक असेसमेंट एज यानी कि स्वयं। और पीयर असेसमेंट यानी कि सहपाठी का। वैलिडिटी का मतलब मेरे यहाँ अगर 90 ला रही है तो सीटेट में भी 90 लाना है, हर जगह वही हो गया। क्वेश्चन वोश्चन को छोड़ दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यह पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर क्या किए, खत्म हो गया। अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मात्र 1 घंटा 45 मिनट लगा है, 2 घंटा क्लास लिए हैं, बहुत हैवी।